क्या मोदी लहर कुंद होने शुरू हो गई है? हिमाचल में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये कहने की नौबत आ चुकी है? दरअसल 1.25 साल पहले बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। तब लगा कि जो मोदी लहर है वो यहाँ पर काम नहीं कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। दरअसल आम विधानसभा चुनावों से पहले 4 उपचुनाव हिमाचल में हुए थे। उसमें एक मंडी का लोकसभा का उपचुनाव था और 3 अन्य उपचुनाव थे, और कांग्रेस ने इन 4 सीटों पर भाजपा को चारों खाने चित कर दिया था और बड़े जोश के साथ ये नारा भी लगाया था कि भाजपा चारों खाने चित। अब सवाल उठता है कि हिमाचल में ये सब हुआ क्यों और इसकी वजहें क्या है? तो सिलसिलेवार इसी खबर के ऊपर चलते हैं। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। हिमाचल में सियासत के ट्रैक पर भाजपा भागने शुरू हो चुकी है। चारों की चारों सीटें घोषित की जा चुकी हैं कि यहां पर फलां उम्मीदवार होंगे, लेकिन हकीकत है क्या? क्योंकि ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है कि जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि क्या मोदी लहर जो है वो यहाँ पर कुंद होती नजर आ रही है। ये इसलिए अहम हो जाता है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो हिमाचल से ही है, और जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष है वहां पे भाजपा उस तरह का उफान लेती हुई अभी तक नजर नहीं आ रही है जिसकी हकदार भाजपा को माना जा सकता था, या ये माना जा सकता था कि भाजपा फ्रंट फुट पर तो रहेगी, साथ में हर जगह बढ़त बना कर रखेगी। हमीरपुर से अभी तक के परंपरागत उम्मीदवार रह चुके और बन चुके अनुराग ठाकुर फ्रंट फुट पर हैं, ये भी एक तथ्य है। लेकिन मंडी में कंगना रनौत को उतारकर भाजपा ने एक स्टारडम का खेल खेला, और अब वहां पर पिछले कल उनके सामने विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस ने खड़ा किया है, और विक्रमादित्य सिंह के आने के बाद अब वहां की हवाएं जो हैं, जो सियासत की फिजाएं हैं, वो किस तरफ को रुख करती हैं, ये अब देखने वाली बात हो चुकी है। ये कहने का भाव ये है कि भाजपा के सामने कांग्रेस ने एक दमदार कैंडिडेट तो खड़ा कर ही दिया है, चाहे वो उम्र के लिहाज से हो, चाहे एक्सपीरियंस के लिहाज से हो। विक्रमादित्य सिंह को किसी भी मामले में 19 नहीं आंका जा सकता, बशर्ते सामने भाजपा को एक तरफ रख दिया जाए और अकेले कंगना रनौत को खड़ा किया जाए। यानी वहां पर भी भाजपा कहीं ना कहीं एक तरह से चुनौती के सामने खड़ी हो चुकी है, और सियासत और समाज साथ में चलते हैं। जिस तरह का अभी तक बयानबाजी कंगना रनौत की तरफ से हो रही है, उस पर सामाजिक जो मान्यताएं होती हैं, जो एक तरह से आदर भाव होता है उन मान्यताओं के प्रति, उनके लिए कंगना रनौत कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा होना शुरू हो चुकी हैं। कभी छोटा पप्पू बड़ा पप्पू का बयान, कभी कुछ और दूसरी तरफ अगर मैं कांगड़ा की बात करूं तो यहां से डॉक्टर राजीव भारद्वाज को मैदान में उतारा गया है, और मैदान में उतरने के बावजूद अभी तक ऐसा कोई करंट सामने नहीं आ रहा है जिसमें यह कहा जा सके कि भाजपा को पहले प्रत्याशी घोषित होने का कुछ फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी आलम यह है कि आम आदमी जो वोटर है वो ये सोचकर चुप बैठा हुआ है कि कांग्रेस किस उम्मीदवार को सामने उतारती है, यानी फ्रंट रनर फ्रंट फुट पर आने का भी कोई फायदा यहां पर नजर नहीं आ रहा है। शिमला में भी कुछ इसी तरह का माहौल विनोद सुल्तानपुरी के आने के बाद बन चुका है, और वहां से मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप सामने हैं। जाहिर सी बात है, जो सिटिंग एमपी एमएलए जो भी होता है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ हद तक एंटी इनकम्बेंसी जो है वो सफर करती है। यहाँ पर भी वैसी ही सूचनाएं आ रही हैं कि सुरेश कश्यप के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो काम कर रहा है। अब मैं खबर के मूल की तरफ चलता हूँ। जेपी नड्डा उस वक्त भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जब 4 उपचुनाव हुए थे। जेपी नड्डा उस वक्त भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जब आम विधानसभा चुनाव हुए, और अब जब 4 लोकसभा चुनाव और 6 विधानसभा के उपचुनाव सामने हैं, तब भी कमान जो है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में है। करिश्माई नेतृत्व जिसकी बात भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर करती है, चाहे वो जेपी नड्डा हो या मोदी हो, वो बीते आम विधानसभा चुनावों से पहले ही जो 4 उपचुनाव हुए थे उनमें जो करिश्माई लीडरशिप भाजपा की गिनी जाती है, जिसमें जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी का नाम शामिल रहता है, उसकी वहां पर भी हवा निकल गई थी।
वीरभद्र सिंह की गैर मौजूदगी में भी तब उस दौर में मंडी की जो संसदीय क्षेत्र की सीट थी, रामस्वरूप शर्मा ने जिसे निकाला था, उसका जो अंतर था उस वक्त वो लाखों में था। प्रतिभा सिंह ने उसी दौरान विपक्ष में रहते हुए भी इस सीट को, लाखों के जो अंतर था उसको तो पाटा ही, साथ में कुछ और ज्यादा वोट लेकर वो इसको जीत गई। यानी एक बहुत बड़ा झटका लग गया। अर्की, कोटखाई और फतेहपुर, यहां पर भी भाजपा की पीठ लग गई थी। इसके बाद जब आम विधानसभा चुनाव आए तो पहली बार हुआ कि माइनस वीरभद्र सिंह ये चुनाव हुए। कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं था और बीजेपी के पास पिछले 5 साल की सत्ता का बैकअप भी था, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी 25 सीटों तक सिमट कर रह गई थी। ये तथ्य हैं, इन्हें नकारा नहीं जा सकता। और अगर मैं जेपी नड्डा के गृह जिले बिलासपुर की बात करूं तो वहां पर भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं रहे, चाहे वो बीते आम विधानसभा चुनावों के नतीजे ही क्यों ना हो। बिलासपुर सदर से चंद सैकड़ों के वोट से ये सीट भाजपा जीत पाई। बकाया जो भी सीटें बिलासपुर में थी वो कम अंतर से ही जीतने का मौका भाजपा को मिला। और जिस घुमारमी से मंत्री पद, जिसे ये कहा जाता है कि तत्कालीन दौर में जेपी नड्डा की वजह से गर्ग साहब को मिला था, वहां पर 5000 से ज्यादा मतों से जो हार थी वो बीजेपी के खाते में गई। फिर सवाल यही उठता है कि आखिर जो भाजपा यहां पर कमजोर हो रही है उसकी वजह क्या है। जो मोदी की कथित लहर, जिसका प्रचार प्रसार इन दिनों पूरे देश में हो रहा है, वो यहां पर ठहरी सी क्यों नजर आ रही है। लहर क्यों कहर नहीं बन पा रही है। और अब अगर ताजा हालात की बात की जाए तो वो भी सही नहीं आके जा सकते। डॉक्टर राजीव बिंदल डॉक्टर नड्डा की पसंद माने जाते हैं और बिंदल इस वक्त प्रदेश का जो अखाड़ा है उसमें अकेले नजर आ रहे हैं। अगर बिंदल कहीं जा रहे हैं तो उनके साथ जो प्रदेश भाजपा के महामंत्री हैं त्रिलोक कपूर, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। हर तरफ एक तरह की अलग चाल, अलग अलग दिशाओं में नजर आ रही है और माहौल जो है वो उलझता हुआ चला जा रहा है, सुलझन कहीं भी नहीं है। 6 बागियों के भाजपा में आने के बाद माहौल और ज्यादा खराब हो चुका है। भाजपा का कैडर लगातार अपने हाई कमान में जो लीडर स्थापित होते हैं उनसे यह सवाल कर रहा है कि इसकी जरूरत क्या थी। और यह भी कहा जा रहा है कि क्या सत्ता इतनी जरूरी हो गई कि अपने ही कैडर की बलि ले ली जाए। जितने सवाल भाजपा पर आज की डेट में आम आदमी खड़ा कर रहा है उससे कहीं ज्यादा सवाल तो भाजपा के कार्यकर्ता खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर हम इन तमाम कांग्रेसी बागियों की मदद करें तो किस बिना पर करें। हम अगर पब्लिक को जवाब दें तो क्या जवाब दें। शरेआम ये भी कहा जा रहा है कि हम किस मुंह के साथ मतदाता के पास जाएं। यानी हालत ये है कि भाजपा के पास जो अपने चेहरे हैं वो कहीं चेहरा दिखाने के लायक खुद को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम चेहरा दिखाएं तो कौन सा चेहरा दिखाएं। शायद कुछ ऐसी ही वजह हैं जिनकी वजह से जो मोदी की लहर है वो यहाँ पर कुंद होती नजर आ रही है। ये सियासत है, पल पल अपना जो रुख है वो बदलती है। हिमाचल में जो चुनाव हैं वो अंतिम चरण में रखे गए हैं, यानी चौथे चरण में। और चौथे चरण से पहले जिस तरह का एक तिया पांचा हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा हैरत अंगेज है। मैंने बात की चौथे चरण की, अंतिम चरण की। हो सकता है कि इसके तुरंत बाद पहले चरण या दूसरे चरण के बाद ये तय मानिए कि भाजपा फ्रंट फुट पर आएगी और तब वो जो फ्रंट फुट होगा वो बड़ा भयंकर माना जा सकता है, क्योंकि एक तरह से ये कहा जाए कि सियासत का सांप जो होता है उसकी पूंछ पर जो पांव है वो तो भाजपा का ही पड़ा हुआ था। और अब वो सांप सियासत का किस तरह से पलटवार करता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भाजपा के इतिहास रहा है जो हिमाचल में बदला है कि ऑपरेशन लोटस, यहां पर चाहकर भी ऑपरेशन लोटस नहीं हो पाया। और अब उम्मीदें फिर वही गिनवाई जा रही हैं कि हमारी सरकार आएगी प्रदेश में भी और देश में भी। लेकिन अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो यहां पर वैसी हालत नजर नहीं आ रही है और इसका गुनाहगार जो भाजपा का कैडर है वो अपने आला नेताओं को मान रहा है। और जिस तरह से कांग्रेस अभी तक टिकट निर्धारण के मसले में, चाहे वो 4 उपचुनाव हों विधानसभा के या फिर 2 अभी तक बचे हैं, कांगड़ा और हमीरपुर,
यहाँ पर 2 टिकटें अभी तक तय नहीं हो पाई हैं। तो ऐसे में भाजपा इतना खाली जगह होने के बावजूद पिछड़ क्यों रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए है कि भाजपा ने एक छवि बनाई हुई थी कि हम 24/7 एक्टिव मोड में रहते हैं, पॉलिटिक्स करने के मोड में रहते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनमें भाजपा जो है वो किसी न किसी मोड में नजर आती है, लेकिन अब कौन सा ऐसा मोड है जिस पर थोड़े से हिचकोले जो है वो भाजपा के खाते में होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।